अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल दिल तंग तमाम जाना अज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 6 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की छठी किस्त। माहिरू ने चकराते सर के साथ बमुश्किल आंखें खोलीं और गायब दिमागी से अंधेरे में आंखें फाड़ने इधर उधर देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पर और क्यों है। जब काफ़ी देर बाद अंधेरे से मानूस होते और ज़हन बेदार होते, उसे सुबह अपने साथ पेश आए वाक़ये का ख़्याल आया था। मुकम्मल तौर पर अपने हवास में लौटते माहिरू का दिल खौफ के मारे कांपने लगा था। अपने हाथों पर बंधी रस्सियों का एहसास और बंद अंधेरे कमरे को देख इसे एक लम्हा लगा था समझने में कि उसका किडनैप हो चुका है। कोई है यहाँ, प्लीज़ खोलो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। बुज़दिलों की तरह क्यों छुपे हुए हो? अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आओ। डर है कि कहीं बेनकाब न हो जाओ तुम अल्तमश गदान, तुम्हारी नाम नहाद शराफत की असल हकीकत लोगों के सामने ना आ जाए। माहिरू बिना डरे ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। उसे कल रात को ही अल्तमश के किसी आदमी का धमकी आमेज मैसेज मिला था कि वो उसके खिलाफ अपना मुंह ना खोले, वरना अल्तमश उसका मुंह अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। वो अच्छे से जानती थी कि ये काम कम अज़ कम अल्तमश कैदान का नहीं था और ना ही वो ऐसा कभी करवा सकता था। मगर अंदर कहीं एक शक की चिंगारी भड़कती उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो इस वक्त दोहरी ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। किडनैप होने के खौफ के साथ साथ दिलो दिमाग की छड़ी जंग ने उसकी रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। वो मुसलसल हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती बाहर से किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी, जब कुछ देर बाद अंधेरे कमरे में दरवाज़ा खुलने की वजह से हल्की सी रोशनी पैदा हुई थी। खौफ के मारे लम्हे भर को माहिरू का दिल कांप उठा था। चाहे वो खुद को जितना भी मजबूत और बहादुर जाहिर करती, आखिर थी तो एक लड़की ही ना। माहिरू हाथों को होले होले से झटके देती रस्सी ढीली करके उन्हें आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स ने दरवाज़ा बंद करते लाइट ऑन की थी। इतनी देर अंधेरे में रहने की वजह से लम्हा भर को माहिरू की आंखें चंधिया गई थीं, मगर फ़ौरन खुद को नॉर्मल करते उसने सामने खड़े शख्स की शक्ल देखनी चाहिए थी, जिसका चेहरा नकाब में छुपा होने की वजह से वो ढंग से देख नहीं पाई थी। कौन हो तुम लोग? क्यों किडनैप किया है मुझे? माहिर उसकी जानिब देखती बेखौफी से बोली थी, जब सामने खड़े शख्स की हिवस भरी नज़रें उस नाजुक बेपनाह हसीन कली पर जम सी गई थी, जिसके स्याह नैन कटोरों पर सजी घनेरी पलकें खौफ से लरस रही थीं। मायरू उसकी नज़रों से सहम गई थी। इस वक्त वो इसके सामने बहुत कमज़ोर थी और जितने आजकल वो मर्दों की दरिंदगी के वाक़यात सुन चुकी थी, उसने बेख्तियार अपने रब से अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मदद मांगी थी। उस शख्स की नज़रों और अंदाज़ को देखकर वो दावे से कह सकती थी कि ये शख्स अल्तमश गदान का आदमी नहीं था और ना ही अल्तमश ने उसे किडनैप करवाया था। ये सोच आते ही जहाँ इसका खौफ बढ़ा था, वहीं दिल के अंदर किसी ने हाँ खाने में सुकून सा उतर गया था। तुम्हें कल रात आराम से समझाया था, मगर लगता है तुम्हारी खोपड़ी में हमारी बात बैठी नहीं। अल्तमश कैदान के मामलात से दूर रहो। एक बार जो गलती कर चुकी हो दोबारा उसके बारे में सोचने की भी कोशिश मत करना। इस बार सिर्फ किडनैप किया है, अगली बार तुम्हें पछताने के काबिल भी नहीं छोड़ा जाएगा। वक्त रहते संभल जाओ, अल्तमश कैदान दूसरा मौका किसी को नहीं देता। वो शख्स धमकी आमेज लहजे में बोलता वहां से पलटा था, जब माहिरू की नज़र उसके दाएं हाथ की उल्टी हथेली पर बने निशान पर पड़ी थी। वो कोई सबूत लेकर ही निकलना चाहती थी यहाँ से, मगर उस शख्स का चेहरा नकाब के ऊपर से पहचान पाना बहुत मुश्किल था। मगर इस वक्त उस शख्स का यहाँ से चला जाना भी माहिरो के लिए किसी गनीमत से कम नहीं था। माहिरो को लगा था कि वो धमकाने के बाद उसे छोड़ देंगे, मगर वो शख्स इसे वापस से लॉक करता वहाँ से जा चुका था। माहिरो का खौफ लम्हों के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। उसने हमेशा खुद ही अपने आप को संभाला था, इसलिए इस वक्त भी किसी और से मदद की तवक्को करने की बजाय उसने अपनी मदद आप करना ज़्यादा बेहतर समझा था। काफ़ी देर से हाथ हिलाने की वजह से उसके हाथों पर बंधी रस्सी ढीली पड़ चुकी थी। शायद उसे बेहोश समझकर रस्सी ज़्यादा मजबूती से नहीं बांधी गई थी, इसलिए कुछ देर की मजीद कोशिशों के बाद माहिरो अपने हाथ आज़ाद करवाने में कामयाब हो गई थी। जल्दी से अपने आप को रस्सी से आज़ाद करवाते वो कुर्सी से गई थी। खड़े होते लम्हे भर को इसको ज़ोर सा चक्कर आया था, मगर इस वक्त वो कमज़ोर पड़कर ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। इसने दरवाजे का हैंडल होले से घुमाना चाहा था, मगर उसे लॉक देख माहिरू का हौसला टूटा था। अल्लाह जी प्लीज़ इन दरिंदों की कैद से निकलने में मदद करें मेरी, प्लीज़। माहिरू ने अल्लाह से मदद मांगते निगाहें ऊपर उठाई थीं, जब इसकी नज़र सामने वाली दीवार पर बने रोशनदान पर पड़ी थी। माहिरू की आंखों में उम्मीद भरी चमक लिए उस जानिब बढ़ी थी और कुर्सी धकेलकर दीवार के पास की थी। इसकी किस्मत अच्छी थी या फिर कुछ देर पहले मांगी गई दुआ को कबूलियत बख्श दी गई थी।
کرسی پر کھڑے ہو کر وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ گئی تھی، جس پر جالی نہ لگی ہونے کی وجہ سے وہ دھان پان سے لڑکی آرام سے باہر نکل سکتی تھی۔ مائی رو نے روشن دان کے ساتھ لٹک کر پہلے پائر کا جائزہ لیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، جس کی وجہ سے ہر سو پھیلتا اندھیرا مائی رو کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگاتے اپنے آپ کو روشن دان کے اندر دھکیلا تھا۔ بہت مشکل سے روشن دان سے باہر نکلتے مائی رو بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ اسے جھاڑیوں کے درمیان بنے چھوٹے سے گھر میں رکھا گیا تھا۔ مائی رو درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ میں ہوتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے ایک کمزور لڑکی سمجھ کر کڈنیپرز نے بہت لاپرواہی برتی تھی، جس کا مائی رو بھرپور فائدہ اٹھاتی وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ تیز تیز بھاگتی وہاں سے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں اس کی گمشدگی کا معلوم ہوتے وہ لوگ اس کے پیچھے نہ پہنچ جائیں۔ مسلسل آدھا گھنٹہ بھاگنے کے بعد مائی رو غیر ہوتی حالت کے ساتھ روڈ پر آن نکلی تھی۔ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی وہ بے دہانی میں سامنے سے آتی گاڑی نہیں دیکھ پائی تھی۔ مقابل نے اسے دیکھ بر وقت بریک لگائی تھی، مگر اس کے باوجود مائی رو ہلکے سے ٹکراؤ سے لڑکھڑا کر روڈ پر جا گری تھی۔ اس کے بازو اور گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے۔ چکراتے سر کو تھامتے اس نے اٹھنا چاہا تھا، مگر پورا جسم درد سے دکھنے لگا تھا۔ آر یو اوکے؟ گمبھیر بھاری مردانہ آواز پر مائی رو کا خوف مزید بڑھا تھا۔ اس کا حلیہ اس وقت کسی غیر مرد کے سامنے آنے کے لائق بالکل نہیں تھا۔ سیاہ سلکی بال جوڑے سے نکل کر اس کے چہرے اور کندھوں پر آبشار کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ دوپٹہ نہ جانے کہاں گر گیا تھا، جس کے بغیر اس کے نازک سراپے کی دلکشی مزید واضح ہو رہی تھی۔ نامعلوم آنکھیں اور نازک پنکھڑیاں خوف کی وجہ سے کپ کپاتے ایک دل چھو لیتا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کا یہ رف حلیہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ مائی رو کا رخ مخالف سمت تھا، اس لیے ابھی مقابل کی نظر اس کے چہرے پر نہیں پڑی تھی، مگر بنا دیکھے ہی وہ پہچان گیا تھا کہ سامنے گری لڑکی کون تھی۔ اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے مائی رو کو کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ مائی رو کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے سہارے کھینچی چلی گئی تھی۔ جسم سے اٹھتے درد کی وجہ سے اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی کرا برآمد ہوئی تھی۔ مقابل کھڑے التمش خیدان کی نظریں اس حسین مورتی پر لمحے بھر کو اٹکی تھیں، مگر پھر وہ نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اس قیامت کے اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی اس میں۔ وہ اس سائرہ کے آگے بہکنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی، یہ بات وہ خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی گمشدگی کا سن کر گزرے لمحے اس نے جس کرب سے گزارے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ مائی رو کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ مکمل طور پر التمش کے سہارے کھڑی تھی، جس کے وجود سے اٹھتی حواس معطل کرتی ایک سحر انگیز خوشبو مائی رو کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ اس نے مائی رو کو گرنے سے بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بازو اس کے گرد حمائل کر رکھا تھا۔ مائی رو نے گرنے کے خوف سے ہاتھ بڑھا کر مقابل کے کوٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا اور نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تھا۔ اس کی خوشبو اور مضبوط باہوں کا حصار مائی رو کو کچھ دیر پہلے کا خوف بالکل ختم کر گیا تھا۔ عرصے بعد اسے اپنی دھڑکنوں میں ہلچل پیدا ہوتی محسوس ہوئی تھی، جیسے آج اتنے ٹائم بعد اسے اس کی ٹھیک جگہ میسر آئی ہو۔ پلیز ہیلپ می۔ مائی رو اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ التمش کے کب سے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس کا تڑپتے بھڑکتے دل پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار رکھ دی تھی، جس کا سکون اس کی رگوں پے میں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سیکیورٹی گارڈز اور اپنے خاص آدمیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، مگر جب بھی اس کا موڈ کسی بات پر خراب ہوتا یا اسے شدید غصہ آیا ہوتا، وہ ایسے ہی گاڑی لے کر اکیلا نکل جاتا تھا، جو اس کے لیے کافی خطرے کا باعث بھی ثابت ہو سکتا تھا، مگر اس بات کی پرواہ تھی کسے؟ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا خطرہ اس وقت اس کی باہوں میں موجود تھا۔ اگلے ہی لمحے 3 گاڑیاں اس کے قریب آن رکی تھیں، جن میں سے فیروز اور اس کے باقی لوگ فکر مند سے بھاگ کر باہر نکلے تھے۔ وہ سب التمش کے کہنے کے باوجود اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی وہ اس طرح باہر نکلتا تھا، فیروز، کمال اور باقی سب فاصلہ پر رہ کر اس کی مکمل حفاظت کرتے تھے۔ اس وقت بھی التمش کی گاڑی رکی دیکھ ان کی جان پر بن چکی تھی۔ وہ فوراً اس کے قریب پہنچے تھے، مگر التمش کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھ وہ سب حیرت کے دریا میں ہوتا زن ہوئے تھے، اپنی جگہ پر رک گئے تھے، اور نہ ہی التمش چاہتا تھا کہ وہ لوگ آگے آئیں اور اس کی باہوں میں موجود لڑکی کو اس حال میں دیکھیں۔ سر، آپ کو زیادہ دیر یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آپ کی طاق میں بیٹھے بھوکے کتے کسی بھی وقت راستہ سونگھتے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ فیروز مؤدبانہ لہجے میں بولتا اپنے خدشات ظاہر کر گیا تھا۔ مائی رو التمش کے سینے سے لگی اس کے چوڑے وجود کے پیچھے بالکل چھپی ہوئی تھی۔ وہ سب اس کا چہرہ تو دور کی بات ذرا سی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ التمش نے اپنا کوٹ اتارتے مائی رو کے گرد لپیٹا تھا۔ اس کا کوٹ مائی رو پر اتنا بڑا ضرور تھا کہ آرام سے اس کے بال اور باقی کا حصہ اچھی طرح سے کور ہو گیا تھا۔
फिरोज जो पहले हैरान था मगर अल्तमश की किसी लड़की के लिए इतनी केयर देख सर झुका गया था। वो बिना चेहरा देखे जान चुका था कि ये लड़की कौन हो सकती थी। कमाल, वो सब यही छुपे होंगे, मुझे वो सब मेरे सामने चाहिए, कोई एक भी भागकर निकलना नहीं चाहिए। अल्तमश की धाड़ पर कमाल कुछ आदमियों को साथ लेता जंगल की जानिब बढ़ गया था। अल्तमश मायरू को बाहों में उठाए गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। फिरोज ने बिना नजरें उठाकर इसकी जानिब देखे गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। हर वक्त गुस्से से बिफर रहने वाले सर्द व बेहिस अल्तमश खदान का ये कोई अलग ही रूप था जिससे फिरोज के अलावा हर कोई नावाकिफ था। ज़ाकवान ने आवाज़ के ताकों में इर्द गिर्द देखा था जब उसकी नज़र अपने पीछे मौजूद जालीदार दीवार पर पड़ी थी। तजस्सुस के तहत वो 2 कदम मजीद करीब हुआ था जब उसके कानों में नरम सी मुतरन्नम आवाज़ पड़ी थी। इतनी दिलकश आवाज़ और खूबसूरत लबो लहजा इसने आज तक नहीं सुना था। बेख्तियार इसके दिल में इस लड़की को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई थी, मगर वो ये भी अच्छे से जानता था कि इस वक्त ये पूरी होना नामुमकिन था। अपनी सोच पर मुस्कुराता वो वहाँ से हट गया था। दादा साईं, हमारे हर तरफ हमारे दुश्मन घूम रहे हैं। हमारे गांव वाले ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आपको अभी भी नहीं लग रहा आपका यहाँ आने का फैसला कितना गलत था? फहीम हाशिम रब्बानी के पास बैठे ज़रा खफकी भरे लहजे में बोल रहा था। वो किस मुश्किल से यहाँ बैठा था उसकी शक्ल से साफ झलक रहा था। हाशिम रब्बानी की दूसरी जानिब आकर बैठते ज़कवान की समातों से भी फ़हीम का शिकवा बआसानी पहुँच चुका था। बरखुरदार, हमें अपना फ़ैसला अब भी इतना ही दुरुस्त लग रहा है। मेरे ख़ानदान के बारे में जो पसंद करता हूँ वही होगा, ना कि कोई और जहाँ तक रही दुश्मनों की बात, तो जिस नज़र से तुम इन सबको देखोगे वो वैसे ही नज़र आएंगे तुम्हें। बेहतर यही है अपनी सोच बदल लो, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान करवा बैठो। हाशिम रब्बानी ने जवाबन इसे खड़ी खड़ी सुनाते इसका मुंह वहीं बंद कर दिया था, जबकि ज़ाकवान उसकी उतरी शक्ल देख चाहने के बावजूद अपनी मुस्कुराहट पोशीदा नहीं रख पाया था। फ़हीम को कोई दिन हाशिम रब्बानी से बेइज्जत हुए बगैर नहीं गुजरा था। फ़हीम, जो हाशिम रब्बानी की बात पर पहले ही चहासा तप उठा था, ज़ाकवान के होठों पर फैली मुस्कुराहट इसे मज़ीद आग बगोला कर गई थी। वो तन फन करता वहाँ से उठ गया था। इसका गुस्सा ज़ाकवान पर मज़ीद बढ़ गया था। साइड पर आते उसने फ़ौरन अपने आदमी का नंबर मिलाया था। सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसा मैंने कहा है। ज़रा सी कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। ज़ाकवान किसी कीमत पर मेरे इस वार से बचना नहीं चाहिए। उसे गोलियों से भून देना ताकि बचने का 1% चांस भी ना बचे। इस शख्स को इसकी कब्र में तो मैं अब उतार कर ही रहूँगा। आजकल मेरे दादा साईं के मिजाज भी अपने लाडले पोते की आने की वजह से आसमानों को छू रहे हैं। इस एक वार से हर चीज़ वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। फ़हीम अपने ही खूनी रिश्तों का जिक्र करते बेरहमी से बोला था। साईं, आप फिक्र मत करें, ज़ाकवान रब्बानी आज अपने पैरों पर हवेली लौट कर नहीं जा पाएगा। सब कुछ रेडी है, बस ज़ाकवान के वहाँ से निकलने की देर है। फ़हीम दूसरी जानिब से मिलने वाले जवाब पर मुतमईन होता फ़ोन बंद कर गया था। उसके दिलो दिमाग में लगी आग कुछ हद तक कम हुई थी। तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कैसे भाग गई हो लड़की? तुम जानते हो अगर इस ज़रा से भी हमारे बारे में भनक पड़ गई तो क्या हो सकता है? अभी इसे पूरी अपनी साजिश का हिस्सा बनाना था। अगर वो वाकई खौफ के मारे अल्तमश के खिलाफ जाने से बाज आ गई तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होना है। मायरू के भाग जाने की खबर सुनकर फैजान चिश्ती के हाथों के तोते उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी ये चाल उसी पर उलटने वाली थी। ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। सर, हम इसे दोबारा उठा लाते हैं। चीज़ तो काफ़ी कमाल की थी। ज़फ़र अभी इतना ही बोल पाया था जब फैज़ान का पड़ने वाला ज़न्नाटेदार थप्पड़ उसके 14 तपक रोशन कर गया था। बकवास बंद करो अपनी, वो लड़की इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपनी गंदी सोच अपने तक ही महदूद रखो। खबरदार जो कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की। वो मीडिया का हिस्सा है, अगर ऐसी कोई ऊंच नीच हुई तो हमारी पार्टी मुश्किल में आ सकती है। फैज़ान ज़फ़र की आंखों में नाचती हवस देख चुका था। वो इसकी इन गलत हरकतों के बारे में अच्छी तरह वाकिफ था, जो अब तक न जाने कितनी लड़कियों को उठवाकर ज्यादती का निशाना बना चुका था। उसके इन गलत कामों में फैज़ान चिश्ती ने हमेशा हमेशा इसका सपोर्ट किया था, मगर इस बार सामने कोई आम लड़की नहीं थी। ज़फ़र ने गाल पर हाथ रखे बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठने से रोका था। फैज़ान चिश्ती के लिए हर बुरा काम कर चुका था, मगर इसने इसकी ख्वाहिश के जवाब में ये थप्पड़ रसीद कर दिया था। ज़फ़र का उल्टा दिमाग अंदर ही अंदर फैज़ान चिश्ती को इस थप्पड़ का जवाब देने के लिए नई साजिश बनने लगा था। अभी कुछ मत करो, ज़रा से मामला ठंडा हो जाए, मैं खुद देखूंगा क्या करना है। फैज़ान चिश्ती पुरसोच अंदाज में बोलता इसे हाथ से बाहर जाने का इशारा कर गया था। सैयद हाशिम रब्बानी गिलानी वालों के साथ अपनी दोस्ती का आगाज़ करते एक बहुत खुशगवार दिन गुजार कर वापस की जानिब लौटे थे। ज़ुहैब गिलानी और सजाद गिलानी भी उनकी आमद पर बहुत खुश थे और हाशिम रब्बानी की अपनी हवेली में आने की दावत भी खुशदिली से कबूल की थी। उन्होंने माहौल को ख़राब ना करने की वजह से अभी तक फ़हीम रब्बानी वाला मामला डिस्कस नहीं किया था।
वो इस खुशी के मौके पर किसी किस्म की नाखुशगवारी नहीं चाहते थे, मगर बाद में इस मौजू को पूरी संजीदगी से हल करने का इरादा रखते थे वो। उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे गिलानी मिलर से निकली थीं। वहीम ने इंतहाई चालाकी से ज़ाकवान की गाड़ी को सबसे आखिर में खड़ा करवाया था, ताकि वो आखिर में ही रहे। उसकी गाड़ी में ड्राइवर के साथ वो अकेला ही था। ये भी फ़हीम ने अपनी सोच समझी तरकीब के मुताबिक किया था। फ़हीम की गाड़ी ज़ाकवान की गाड़ी से आगे आगे ही थी। वो पूरी तरह उस पर नज़र रखे हुए था। जब घने दरख्तों से घिरे रोड से गुजरते, फ़हीम ने वहाँ छुपे अपने आदमियों को इशारा दे दिया था, जिसके अगले ही लम्हे ज़ाकवान की गाड़ी पर दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी गई थी। फ़हीम समेत आगे की तमाम गाड़ियाँ फायरिंग की वजह से फुल स्पीड में वहाँ से निकलती चली गई थीं, जबकि ज़ाकवान की गाड़ी के टायर्स पर गोलियाँ मारते उन्हें नकारा बना दिया गया था। गाड़ी चंद मीटर से आगे नहीं चल पाई थी। पूरे 15 मिनट ज़ाकवान की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद झाड़ियों में छुपे फ़हीम के आदमी वहाँ से हट गए थे। उनका काम हो चुका था। फ़हीम को अपने मंसूबे में कामयाब होने की इत्तला देते हुए वहाँ से रोपोश हो गए थे। फ़हीम के मुताबिक कुछ अरसे के लिए उन्हें अब अंडरग्राउंड ही रहना था। फ़हीम अपने आदमियों का भेजा गया मैसेज पढ़कर खुलकर मुस्कुरा दिया था। उसके रास्ते की रुकावट हट चुकी थी और इल्ज़ाम आना था उसके दुश्मनों पे, जिससे अभी कुछ देर पहले उसके दादा दोस्ती का हाथ मिलाकर लौटे थे। वो इलाका गिलानियों की जागीर में ही आता था, इसलिए पहला शक उन्हीं पर जाना था। हाशिम रब्बानी अपने काफिले के साथ हवेली पहुंच चुके थे, मगर उनके लाडले की गाड़ी उनके साथ नहीं थी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई थी, खवातीन के साथ होने की वजह से उन्होंने फौरन सब गाड़ियों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया था, मगर ज़ाकवान की फिक्र में सबका बुरा हाल था। फुरकान और फजल रब्बानी अपने आदमियों के साथ ज़ाकवान के पीछे वापस जा चुके थे। फ़हीम भी उनके पीछे निकल गया था। उन सब का हलक मुंह गोया हुआ था। सब लोग ड्राइंग रूम में गुमसुम बैठे थे। मौत का सा सन्नाटा फैला हुआ था। किसी भी दूसरे को तसल्ली देने की हिम्मत नहीं थी। सबके अल्फाज दम तोड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ होती गोलियों की दिल दहला देने वाली आवाज़ सबने सुनी थी। सबके दिल किसी अनहोनी के खौफ से धड़क रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ज़बान पर कोई ऐसे लफ्ज़ लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबके दिल ज़ाकवान की खैरियत के लिए दुआ गो थे। हाशिम रब्बानी की हालत से ज़्यादा काबिल रहम थी। वो तो ऐसे सोफे पर ढह गए थे जैसे उनके जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक थे। जिंदगी का बड़े से बड़ा गम पूरी हौसलामंदी से बर्दाश्त करते आए थे, मगर सागवान के हवाले से किसी किस्म का दुख सहने का हौसला नहीं था उनमें। कुछ ही देर में वो सबको सदियों के बीमार लगने लगे थे। किसको खबर थी इतने खुशगवार दिन का अख्ताम ऐसे होने वाला था। इस वक्त किसी के दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं था कि यह हमला किसने करवाया था। उन सब के दिल ज़ाकवान की सलामती के लिए दुआ गो थे। हुस्ना बेगम ज़्यादा देर ये सब नहीं देख पाई थी और खामोशी से उठती अपने कमरे की जाने बढ़ गई थी। उन्होंने हमेशा ज़ाकवान को सगे बेटे से बढ़कर चाहा था। इस वक्त उसकी तकलीफ़ का एहसास उनके दिल के कई टुकड़े कर गया था। वो जाए नमाज पर सजदे की हालत में गिरती फूट फूट कर रो दी थी। परेशानी की बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर की बात सुनकर फरहाल की रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। उसने तशक्कर अमेज़ नज़रों से सामने खड़ी डॉक्टर की जानिब देखा था। माई गुरु को यहाँ कौन लाया? मतलब वो तो फरहाल किडनैपिंग वाली बात करते रुक गई थी, क्योंकि हर बात अब इसी किसी से छुपी हुई नहीं थी। मायरो की किडनैपिंग की खबर हर न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन की तरह चल रही थी। दो लेडीज़ थी, वही लेकर आई और इससे पहले कि हम उनसे कुछ पूछते वो न जाने कहाँ गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी उनके फेसेस क्लियर नहीं आ रहे। डॉक्टर सलमा, जो कि फरियार और मायरो की क्लास फेलो थी, इसे तफसील बताती देख वहाँ से हट गई थी। इस सब के बारे में जानने से ज़्यादा इस वक्त मायरो को उसकी ज़रूरत थी। माही, तुम ठीक हो? फरियाल रूम में आते मायरो को आंखें खोलता देख उसके करीब बेड पर आन बैठी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, मायरू होले से जवाब देती तकिए के सहारे उठ बैठी थी। सलमा से बात हुई मेरी, वो कह रही थी तुम बिल्कुल ठीक हो, खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। फरयाल उसे किडनैपिंग के हवाले से कोई भी बात करके परेशान नहीं करना चाहती थी। मीडिया मेरे किरदार पर की धज्जियां उड़ाई जा चुकी होंगी अब तक। माँ मैं इस बात को नज़रअंदाज करती सर्दुस्पाट लहजे में बोली थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अक्सर लोग तुम्हें स्पोर्ट करके अल्तमश के दान को बुरा भला कह रहे हैं कि उसने तुम्हारी जानिब से की जाने वाली अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ ये हरकत की है। फरहाल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते उसे तसल्ली दी थी। वो नहीं चाहती थी कि माहिर अपने साथ पेश आने वाले इस वाक़े की वजह से दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो। क्या तुम जानती हो तुम्हें किसने किडनैप किया और वहाँ से बचाकर यहाँ तक कौन लाया? फरहाल ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया था जो कब से उसके साथ बैठी साथ साथ बाहर खड़ी मीडिया और पुलिस वालों के दिमाग में भी खुलबुला रहा था।
मैंने वहाँ किसी का चेहरा नहीं देखा, इसलिए पूरे यकीन से नहीं कह सकती मुझे किसने किडनैप करवाया था। मैं खुद वहाँ से भागी थी और रोड पर भागते अचानक किसी गाड़ी से टकराई थी। मैं नहीं जानती वो कौन शख्स था जिसने मेरी मदद की और बाहिफाजत मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आखिरी जुमला अदा करते माहिरों की आंखों से आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर निकला था। जिस शख्स का चेहरा देखे बगैर वो उसे उसकी खुशबू से पहचान गई थी, उसे अनजान कहना आज भी माहिरों के लिए किस कदर तकलीफ दे था, वो बयान नहीं कर सकती थी। माहिरू के हाथ ने बेख्तियार अपने करीब रखे कोट को छुआ था, जिसका लम्स महसूस करते उसके रगुपे में पनपता गहरा जख्म एक बार फिर ताज़ा हुआ था। पुलिस वाले बयान लेना चाहते हैं तुमसे, क्या बोलोगी उन्हें? फरयाल उसकी जानिब गौर से देखते पूछा था। माहिरू के होश में आते ही पुलिस ने अंदर आना था, मगर सलमा के थ्रू फरयाल ने अभी सबको यही कहलवाने को कहा था कि माहिरू अभी होश में नहीं आई थी। माहिरू के जज्बातीपन से वाकिफ थी, इसलिए उसको रिलैक्स होकर सोचने का मौका देना चाहती थी। वही जो मेरे साथ हुआ वहाँ। माहिरू ने फरयाल को अपने साथ पेश आई सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया था, सिवाय भागने के बाद होने वाले टकराव के। बट क्या तुम्हारी किडनैपिंग अल्तमश के दान ने करवाई? फरयाल आंखें फाड़े हैरान परेशान से उसकी जानिब देख रही थी। नावल जारी है।